हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रणजीत सिंह। आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है विभिन्न शासनकालों के दौरान भू राजस्व दर। इसमें हम ऋग्वैदिक काल से लेकर के मुगल काल तक विभिन्न शासनकालों के दौरान जो भू राजस्व की दर रही है उसका अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि विभिन्न कालखंडों में इस भू राजस्व दर की दर क्या होती थी, मुख्य भू राजस्व अधिकारी का नाम क्या होता था और जो भू राजस्व दर ली जाती थी या जो भू राजस्व संग्रहित किया जाता था उसके भी विभिन्न शासनकालों के दौरान अलग अलग नाम रहे हैं। इन सब का अध्ययन हम आने वाले 8-9 मिनट में करेंगे। यह एक बहुत ही लंबा टॉपिक है और इसको मैंने 8-9 मिनट में कंक्लूड करने की कोशिश की है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो हम शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल से। तो ऋग्वैदिक काल में भू राजस्व दर कोई निश्चित नहीं थी, नियमित नहीं थी और जो कबीले के लोग होते थे अपने कबीले के सरदार को अपनी इच्छा से देते थे। कोई भू राजस्व अधिकारी नहीं होता था क्योंकि उस वक्त कोई निश्चित शासन व्यवस्था तो थी नहीं, तो नए राजा के कोई मंत्री होते थे और निश्चित शासन व्यवस्था और व्यवस्थित शासन व्यवस्था न होने के कारण वे राजा को स्वयं प्रजा ही भू राजस्व के तौर पे अनाज या फल फ्रूट देती थी। तो उस टाइम जो ये भू राजस्व था वो बलि नाम से दिया जाता था। बलि नाम से भू राजस्व कबीले के सरदार को स्वेच्छा से दिया जाता था। कबीलाई जीवन होने के कारण वे एक निश्चित स्थान पर निवास नहीं करते थे, इसलिए कर निश्चित नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि कुछ शासन व्यवस्था में व्यवस्थित तरीके से सुधार आता है और उत्तर वैदिक काल में जो भू राजस्व दर है वो निश्चित हो जाती है। वो थी उपज का 1/16वां भाग और जो भू राजस्व अधिकारी था उसका नाम था भागदूत। तो भागदूत नाम का अधिकारी भू राजस्व संग्रहण करता था। बलि नाम से भू राजस्व कर निश्चित तथा अनिवार्य हो गया था। एक स्थान पर रहकर कृषि कार्य शुरू कर दिया था क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हो गया था, जिसके कारण कृषि एक मुख्य व्यवसाय हो गया था, जो कि ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसलिए ऋग्वैदिक आर्यों ने एक स्थान पे रहकर जीवन यापन शुरू कर दिया था और उसमें शासन और प्रशासन की व्यवस्था भी आ गई थी। उत्तर वैदिक काल के बाद में आता है मौर्य काल। मौर्य काल में भू राजस्व की दर कुल उपज का 1/6वां भाग होती थी और इसका जो मुख्य कर संग्राहक अधिकारी जो होता था वो होता था समाहर्ता। बलि भाग नाम से भू राजस्व कर भूमि मालिक कृषकों से लिया जाता था। यानी जो बलि या भाग नाम से जो भू राजस्व कर लिया जाता था वो भूमि मालिक कृषकों से लिया जाता था, यानी उन कृषकों के से लिया जाता था जिनकी जमीन खुद की होती थी। लेकिन सीता नाम से भू राजस्व कर सरकारी भूमि जोतने वाले कृषकों से लिया जाता था, क्योंकि सरकार खुद लोगों को अपनी भूमि देती थी और उस पे जो खेती होती थी उस पे जो कर लेता था वो सीता नाम से भू राजस्व कर लिया जाता था। और इस सरकारी भूमि की देखभाल करने वाला जो मौर्यकालीन अधिकारी होता था उसका नाम था सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष, तो ये सीताध्यक्ष नाम का एक अधिकारी होता था। अब पौराणिक काल या सूत्रकाल, ये पौराणिक काल और सूत्रकाल जो होता है इसमें पुराणों का निर्माण हुआ, इसलिए इसे पौराणिक काल कहते हैं। ये पौराणिक काल मौर्य काल के अंत के बाद में और गुप्त काल के शुरू होने से पहले के बीच में जो काल था उसको पौराणिक काल या सूत्रकाल कहते हैं। उस काल के दौरान भी भू राजस्व दर 1/6 ही थी। यह काल मौर्य काल के बाद तथा गुप्त काल से पहले का है। फिर आता है गुप्त काल। गुप्त काल में भू राजस्व की जो दर थी वो 1/6 थी और इसका जो मुख्य कर संग्राहक अधिकारी होता था वो था ध्रुवाधिकरण। और इसमें भू राजस्व कर 2 प्रकार के होते थे। एक होता था उद्रंग। तो जो उद्रंग होता था ये स्थायी किसानों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था और दूसरा था ऊपरी कर। ऊपरी कर अस्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर था। फिर आता है हमारा चोल काल। चोल काल में भू राजस्व की जो दर थी वो 1/3 थी और इसका जो मुख्य कर संग्रहण अधिकारी होता था उसका नाम था वरित पंत कारक। और यह जो भू राजस्व लिया जाता था उसका जो नाम था वो था कड़मे या कड़मई नाम से लिया जाता था। ये जो कड़मे और कड़मई है ये भू राजस्व कर के नाम है
उसके बाद में जो हमारा काल आता है वो है सल्तनत काल। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर 1/3 थी और इसका जो मुख्य कर संग्रह का राजस्व अधिकारी होता था वो उसका नाम था दीवान ए विजारत। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराई तथा भू राजस्व को 1/2 भाग तक कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या है कि भूमि की पैमाइश करवाता है, भूमि का पूरा नाप करवाता है और उसके बाद में जिस किसान के पास जितनी भूमि थी उसके हिसाब से भू राजस्व निर्धारित किया जाता है। दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी ने जो बिचौलिए होते थे उनको ख़त्म कर दिया था, यानी उनको दूर करके सीधा किसानों से भू राजस्व संग्रहण करना शुरू किया और उसने भू राजस्व को बढ़ाकर 1/2 कर दिया, जो कि सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में जो काल आता है वो है मुग़ल काल। मुग़ल काल में भू राजस्व दर 1/3 थी और दीवान अशरफ जो होता था वो मुख्य कर संग्रह का राजस्व अधिकारी होता था, जिस मुख्य जो अधिकारी दीवान अशरफ रहा है वो टोडरमल है, जिसने देसाला पद्धति लागू की थी। शाहजहां के वक्त भू राजस्व कर उपज का 1/2 भाग था तथा औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा था। तो शाहजहां के वक्त क्या होता है कि उसने जागीरों के रूप में अपनी 70% जो खालसा भूमि थी वो दे दी थी और इसके पास खालसा भूमि सबसे कम थी, किसके पास? शाहजहां के पास। तो जिसके कारण क्या हुआ कि इसमें बहुत कम ज़मीन बची या कृषि क्षेत्र बचा जिससे शाहजहां कर संग्रहण कर सकता था। तो इसके कारण क्या हुआ कि उसको भू राजस्व दर बढ़ानी पड़ी जो 1/2 भाग तक पहुंच गई और सबसे ज़्यादा जो भू राजस्व दर थी वो औरंगजेब के टाइम में थी। फिर आता है मराठा काल। मराठा काल में भू राजस्व दर कुल उपज का 1/3 भाग से लेकर के 2/5 भाग तक थी और इसका जो मुख्य राजस्व अधिकारी या कर संग्राहक अधिकारी जो होता था वो अमात्य या मजूमदार होता था। प्रारंभ में भू राजस्व की दर 1/3 थी जो बाद में बढ़कर 2/5 तक हो गई और इसमें बाद में क्या है, मराठा 2 प्रकार के भू राजस्व कर लिया करते थे, जैसे चौथ और सरदेशमुखी। इनमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है जो आपको समझना है और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में चौथ और सरदेशमुखी पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चौथ, जिन क्षेत्रों पर मराठों का नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता था उनको क्या कहते थे? मुगतई या मुल्क कादिम कहते थे। वहाँ पर उनकी सुरक्षा की एवज में भू राजस्व का 1/4 भाग लिया जाता था। तो मराठा जिन नए क्षेत्रों को विजित करते थे या आक्रमण करते थे उनके साथ एक प्रकार की संधि करते थे कि अगर आप हमें आपके कुल भू राजस्व का 1/4 भाग अगर देते रहेंगे तो न तो हम आप पे आक्रमण करेंगे और अगर दूसरा कोई यानी थर्ड पार्टी कोई अगर आप पर आक्रमण करती है तो हम आपकी रक्षा करेंगे। तो उस रक्षा की एवज में चौथ नाम से ये भू राजस्व लेते थे जो कि कुल उपज का 1/4 भाग होता था। दूसरा जो था वो था सरदेशमुखी। यह मुगतई क्षेत्र यानी जिस क्षेत्र पर मराठों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता था वहाँ से मराठा वंशजों से शिवाजी द्वारा उनके प्रधान मुखिया होने के नाते भू राजस्व के अतिरिक्त उपज का या आय का 1/10वां भाग लिया जाता था। मतलब ये हुआ कि जहाँ पर मराठों का मतलब अपने स्वराज्य क्षेत्र यानी जिस पर मराठों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था उसके अलावा जो क्षेत्र थे जहाँ पर कोई भी मराठे या मराठा वंशज के लोग रहते थे या मराठा सरदार का वहाँ पर शासन था, वहाँ से जो शिवाजी या उनके वंशज जो कर लेते थे उसको सरदेशमुखी कहते थे। वो कहते थे कि जो मराठा हैं उनके जो प्रधान मुखिया हैं वो शिवाजी हैं और हम उनके वंशज हैं, तो हमें आपको आपकी उपज का जो राजस्व है उसके अतिरिक्त 1/10 भाग देना पड़ेगा। तो यह उनसे लिया जाता था। If you have liked this video, please like, share and subscribe. Thanks a lot.